मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम इस चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमने कवर करा हिमालयास के साथ एंड थर्ड पार्ट हमने नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी भारत के साथ कवर करा। अब हम इसका 4th पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है हमारा, आज का पहला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें 2 टर्म्स यूज हुई है, एक है प्रायद्वीपीय और दूसरा है पठार। हाँ जी, पहला टर्म है प्रायद्वीपीय और दूसरा टर्म है पठार। ठीक है, देखिए बेटा प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है या पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अब कैसे घिरा है 3 तरफ से पानी से? ये वाली साइड देखेंगे तो अरब सागर, ये वाली साइड देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाली साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, हिंद महासागर। तो ऐसा पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय पार्ट। और ये कैसा है? ये है उल्टा ट्रायंगल बनाता हुआ शेप है। जो हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं और ये क्या करता है? उल्टा ट्रायंगल बनाता है। दूसरा है पठार। ठीक है, अब बात करते हैं पठार क्या होते हैं। देखिए पठार वो होते हैं जो जिनकी आकृति कैसी होती है? टेबुलर फॉर्म में होती है, मतलब टेबल की तरह होते हैं, फ्लैट होते हैं। वो होते क्या है? वो मतलब एक तरह से माउंटेन बनने की शेप थी उनकी, पहाड़ बनने की शेप थी, लेकिन जब इनका फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के टाइम भी कैसे हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टेबल होती है ना फ्लैट, बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं। ये फ्लैट फॉर्म में होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में होते हैं। जबकि पहाड़ कैसे होते हैं? भी पहाड़ तो ऐसे होते हैं ना, ट्रायंगल शेप में होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। पठार कैसी फॉर्म में होते हैं? प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। और जो हमारा प्रायद्वीपीय वाला पार्ट है, मींस जो इंडिया का ये नीचे साउथ इंडिया वाला पार्ट है, इसमें पठार ही पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। ये प्रायद्वीप भी है और प्लस इसमें पठार भी है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। नेक्स्ट है कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। ठीक है, मतलब टूटने से बना है। जैसे मैंने बताया ना, नॉर्मल फॉर्मेशन अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ, वो टेबुलर फॉर्म में हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? इसको हम पहाड़ तो बोल नहीं सकते, तो इसको बोल दिया गया कि ये क्या है? ये पठार है, क्योंकि ये फ्लैट लैंड्स है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है? पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से ये बना हुआ है, कन्वर्ट हुई है शैलें, है ना। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो शैलें एक से दूसरे रूप में बदल जाती है, नेचुरल में वो सपोज इस तरह से आई, ठीक है, धीरे धीरे ये कटता गया, तो इसकी शेप कैसी हो गई? इसकी शेप हो गई ऐसी, रूपांतरित, बदल गया ना, ये जैसे आया था वैसे नहीं रहा, इसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रूपांतरित शैल से बना हुआ पार्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है, जिसका रीजन है कि यहाँ पर क्या रहा होगा? यहाँ पर जाहिर सी बात है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा कई वो बहुत साल पहले। ये वाला जो पार्ट है इसमें बेसिकली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल किसके काम आती है? कॉटन की, है ना। कॉटन के लिए बहुत यूजफुल है ब्लैक सॉइल। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम छोटा नागपुर वाला पार्ट है, ये बीच में भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, तो इसमें ब्लैक सॉइल है और ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, जब हम मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे। अभी हम बस इतना समझना है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले कभी ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ होगा। और सेकंड जो इसका पॉइंट है कि यहाँ पर खनिज भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसका रीजन भी ये है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ है ना, तो वो फटा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर खनिज भी जो नीचे रहेंगे ना, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो मेंटल वाला पार्ट होता है उसमें खनिज वगैरह पाए जाते हैं, प्लस लावा होता है। तो जब वो ऊपर की तरफ आता है, फटता है, तो वो अपने साथ सारे के सारे मिनरल्स लेके आता है, अपने साथ पूरा कवर करेगा ना।
तो यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है तो इसीलिए यहाँ पर सॉइल भी ब्लैक है, और दूसरी चीज कि यहाँ पर खनिज भी होंगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है कि इस पठारी भाग की जो नदियां हैं वो नदियों की घाटियां चौड़ी तथा छिछली होती हैं। जैसे हमने हिमालय वाले में पढ़ा था, हिमालय वालों की नदी घाटियां कैसी होती हैं, पतली पतली होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये क्या कह रहा है, यहाँ पर बीच बीच में सतपुड़ा है, विंध्य है, तो यहाँ की जो घाटियां हैं वो कैसी हैं, ऐसी चौड़ी चौड़ी सी हैं, ठीक है, बहुत चौड़ी चौड़ी सी घाटियां हैं यहाँ पर, क्योंकि हिमालय वाले पार्ट में तो ये हो गया ना कि ऊपर हिमालय का फॉर्मेशन है तो हिली एरिया से निकल के आ रहे हैं, इसलिए वो चौड़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ों में ये कैसी कैसी है, ब्रॉडर फॉर्म में, यानी कि चौड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अब हम आगे की स्लाइड्स में यही पढ़ेंगे कि मध्य उच्च भूमि क्या होता है और दक्कन का पठार क्या होता है, ठीक है। देखो, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मध्य उच्च भूमि, देखो मध्य उच्च भूमि जो है बेटा, ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है तथा उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां इसकी सीमाएं बनती हैं। अब बताती हूँ ये कहाँ पे है। देखिए, यहाँ से कहीं से निकलती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर निकलती है यहाँ से। ये क्या बोल रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ऐसे फ्लो करती है नर्मदा नदी, तो ये जो मध्य उच्च भूमि वाला पार्ट है ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसकी बाउंड्री कहाँ पे, अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स कहाँ है, राजस्थान वाले पार्ट में, ठीक है। तो विच मीन्स कि ये जो मध्य उच्च भूमि है ये स्टार्ट होती है राजस्थान की एंड वाले पार्ट से, अरावली हिल से लेकर, और ये यहाँ तक जाती है झारखंड वाले पार्ट तक और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट तक, ठीक है। मध्य उच्च भूमि किसे बोला जाता है, नर्मदा के उत्तर की तरफ, विच मीन्स नर्मदा रिवर की ऊपर की तरफ पार्ट वाला, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अरावली हिल्स, जहां पर एंड होती है ये वहां से शुरू होता है, प्लस कहां तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक जाता है मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट पॉइंट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि इस क्षेत्र की ढलान की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अब देखो कैसे, ये वाले अच्छा एक मिनट, मैंने दूसरी स्लाइड में भी रखा था ये, हाँ ये वाला पार्ट देखो। देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बघेलखंड वाला पार्ट है और ये है बघेलखंड। ये कलर चेंज हो जाता है इसमें बार बार। ये है बघेलखंड, दिस इज बघेलखंड, ये है मालवा डेक्कन, ठीक है, और ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये तीन प्लेट्यू इसमें बहुत मेन है और ये भी इसी का पार्ट है। जो शिलांग प्लेट्यू है ये इसका पार्ट है, सॉरी ये तो डेक्कन का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, ये इससे फॉर्मेशन से टूट के बना है, ये इसका पार्ट नहीं है। ये है, ये तीन क्या है, ये तीनों के तीनों मध्य उच्च भूमि में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से फ्लो कर रही है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में हो गया ना, देखो बघेलखंड कहाँ है, उत्तर में, ऊपर की तरफ, छोटा नागपुर ऊपर की तरफ, मालवा देखो इस साइड है, ठीक है। अब देखो जहां पर मालवा शुरू हो रहा है यहाँ पे तो राजस्थान वाला एरिया आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पर क्या है, अरावली हिल्स खत्म हो रही है, ये अरावली का पार्ट है। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि अरावली से स्टार्ट होता है, और ये देखो ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल तक लग रहा है ना। तो ये अरावली से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये वेस्ट बंगाल में, और ये किसके, नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि ये कहां से है, ये है इसकी डायरेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार कि ये कहां से है। ये है इसकी दिशा, इसका क्षेत्र ढलान की दिशा में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर होता है। दक्षिण पश्चिम मीन्स नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ कैसा है, ये मोटा है, नीचे की तरफ इसका पार्ट जो है वो ब्रॉडर है, जबकि ऊपर की तरफ जाने पे ये कैसा है, ऊपर की तरफ जाने पे ये पतला पतला है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तर पूर्व की ओर जाने पर इसकी क्या है, डायरेक्शन है या इसका ढलान है। देखो इसका ढलान, इस वाले का इधर को ढलान, फिर इस वाले का इधर को ढलान, कुछ इस टाइप का है ये, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि ये क्षेत्र पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा होता जाता है, और यहाँ की मेन रिवर्स है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। ये इसकी मेन रिवर्स है। यहाँ पर जो चंबल है एमपी में बहती है,
ठीक है, और बेतवा के ये सारी की सारी क्या है, ये एमपी वगैरह होते हुए जाती हैं। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया की रिवर्स है, किस पर्टिकुलर एरिया की, मध्य उच्च भूमि की रिवर्स है। यहाँ से जाती है, कुछ इस टाइप से जाती है, ये यहाँ से इनको क्रॉस करते हुए और जाती है बे ऑफ बंगाल में जाती है। इधर फ्लो नहीं करती, ये सारी की सारी किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से आ रही है बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्या है, इनका फॉर्मेशन होता है। ये याद रखेंगे सारे के सारे कि मध्य उच्च भूमि की जो रिवर्स है वो कौन कौन सी हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध है, ठीक है। ये तो हो गया मध्य उच्च भूमि। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, यानी कि दक्कन का पठार। देखिए दक्कन का पठार, या इसको हम दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा पार्ट है वो साउथ इंडिया वाले एरिया में, हमारे वाले यानी कि जो मिडिल इंडिया वाला एरिया है उसमें लगती है मध्य उच्च भूमि, और जो नीचे वाला एरिया है उसमें लगता है दक्कन का पठार। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित उल्टे त्रिभुज की आकृति जैसा भूभाग है। हाँ जी, ये देखिए नर्मदा नदी ये रही, उत्तर में था मध्य उच्च भूमि, नीचे की तरफ दक्षिण में है डेक्कन प्लेट्यू। और ये ऑलमोस्ट देखो ये कैसा बनाता है, थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर शेप में है ये, ठीक है। और कैसा है, उल्टा त्रिभुजाकार, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है वो कैसा उल्टा त्रिभुज बनाता है। तो ये देखो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, त्रिभुज बना रहा है ना। और इसका ये एक पार्ट ये भी है, ये इससे जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा तो ये इससे टूट के इधर चला गया, ठीक है। तो इसका एक पार्ट यहाँ पर भी है, ये मेघालय वाला, शिलोंग वाला पार्ट है, मेघालय वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा प्लेट्यू वाला पार्ट यहाँ पे भी है। तो अब ये समझ आ गया होगा आपको कि क्या करता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है। और ट्रायंगुलर शेप भी कैसी है, ट्रायंगुलर शेप भी उल्टी है, ठीक है, सीधे फॉर्म में नहीं है, उल्टे में है। इसके अलावा उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा है, महादेव है, कैमूर पहाड़ी है तथा मैकॉल श्रृंखला इसके पूर्वी भाग में स्थित है। हाँ जी, इसका उत्तर वाला भाग क्या है, ऊपर की तरफ है, क्या है यहाँ पर, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो पार्ट है इसमें क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, इसमें बार बार ये हट जाता है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है। पहाड़ियां भी ऐसी होती है पहाड़ियां, हाँ जी, ये है सतपुड़ा की पहाड़ियां, यहीं पर कैमूर वगैरह है, ठीक है। महादेव की पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पर, इनसे रिवर्स भी निकलती हैं, सतपुड़ा और सिंध के बीच बिल्कुल बहती है नर्मदा, तो इनसे और सतपुड़ा से ही आती है, जो नर्मदा रिवर है वो सतपुड़ा से ही निकलती है। तो ये क्या है, डेक्कन जो प्लेट्यू है उसके ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनका नाम क्या है, सतपुड़ा है, या फिर सतपुड़ा है, महादेव है, कैमूर है, ये सारी की सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढलान वाला है, पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। देख लीजिए इसकी शेप देख लो, यहाँ पर ऊंचा है, इस साइड क्या है, इसके कम ढलान है, ये पश्चिम वाली साइड है ना। और पूर्व की साइड देखो ढलान कैसी है, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है ना। तो इसके पूर्व डायरेक्शन में ढलान ज्यादा है और पश्चिम में बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल ढलान नहीं है, वैसा है, शेप बनाता हुआ जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है पठार का एक भाग भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे मेघालय या कार्बी एंगलोंग बोलते हैं तथा उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया शिलोंग प्लेट्यू की बात कर रहा है, ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है कि इसका एक पार्ट क्या है, टूट के फॉर्मेशन के टाइम यहाँ पर भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पूर्व में पूर्वी घाट है तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। अब देखो बेटा इसमें नाम क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होंगे, गंगा किनारे जो घाट होते हैं ना, नदियों किनारे वो घाट होंगे, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है, हिली एरियाज है, माउंटेन है, पहाड़ियां हैं ये, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इनकी नेम है डायरेक्शन की वजह से, एक पश्चिम की तरफ और एक पूर्व की तरफ है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। घाट का मतलब घाट से नहीं है, ये हिल्स का नाम है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अभी पढ़ाऊंगी आगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है, और ये दोनों के दोनों किसमें है, डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ये देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तुलना, सबसे पहले देख लो पूर्वी घाट कौन सा है और पश्चिमी घाट कौन सा है। ये देखो ये वाला जो पार्ट है
ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स। इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये वाला जो एरिया है ये पूरब की तरफ है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। तो इन दोनों के नाम सबको याद होने चाहिए, लोकेशन सबको याद होनी चाहिए। मैप में क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या कहते हैं, पूर्वी घाट की लोकेशन को दर्शाया जाए या पश्चिमी घाट की लोकेशन को दर्शाया जाए। तो ये सबको पता होना चाहिए कि वेस्ट साइड है, ऑफ कोर्स राजस्थान, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो राजस्थान वाली जो साइड है उसके नीचे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और जो इधर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसके नीचे ईस्टर्न घाट। इससे तो सबको याद होगा क्योंकि राजस्थान की लोकेशन सबको पता है और बंगाल की लोकेशन सबको पता है, तो ये याद सबको होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर है। अब देखो तट क्या होता है, कोस्टल एरियाज होते हैं ना, ओशन से लगते हुए एरियाज। ये देखो ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये जितना भी डार्क ब्लैक कलर की लाइंस हैं इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। ये भी हम पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, लेकिन अभी क्या है इसमें बताया हुआ है तो इसलिए। ये क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों की दोनों समानांतर पैरेलल चल रही है ना। देखो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट किसके पैरेलल चल रही है, कि ये वाली जो वेस्टर्न की तरफ क्या है, तटीय रेखा है, उसके पैरेलल चल रही है। पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट क्या है, पूर्व की तरफ की जो कोस्टल एरिया है उसके पैरेलल चल रही है, यानी कि समानांतर चलती है, बिल्कुल साथ साथ चलती है ये, ठीक है। मानसून भी यहीं से आता है, ये वेस्टर्न वाले से, इधर ईस्टर्न वाले से आता है। मानसून भी यहीं से क्रिएट होता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है जब इंडिया में एंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये सतत नहीं है बल्कि अनियमित है। कौन सा, पूर्वी घाट, ये इसकी बात कर रहा है। ये जो पूर्वी घाट है ना ये सतत नहीं है, ये अनियमित है। क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ बीच से नदी आई, काट दिया पहाड़, यहां से नदी आई, काट दिया पहाड़, ठीक है, यहां से नदी आई, काट दिया पहाड़। यहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम होती है, ये कभी भी सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है कि लगातार पहाड़ियां जैसे लगातार नहीं है, ठीक है, ऐसे लगातार नहीं है। ये क्या करता है, सपोज इस पहाड़ी को बीच से काट दिया, रिवर्स की वजह से इस पहाड़ी को बीच से काट दिया, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो रिवर होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है ज्यादातर रिवर। कुछ रिवर्स को छोड़ के, वो मैं बताऊंगी कि कौन सी रिवर है जो किधर गिरती है, अरेबियन सी में, बाकी सारी की सारी रिवर्स इधर को गिरती है, ठीक है। इसमें आप वो वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट वाले चैप्टर में, जो इसका क्या कहते हैं डिग्री का 30 डिग्री का वो बनाती है ना एंगल, तो इसका जो शेप है या फिर हमारे जो इंडिया की शेप है वो देखो इस टाइप, इस तरफ ज्यादा झुकी हुई है, तो इसलिए ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ना कि अरेबियन सी में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्टर्न घाट को लेके है कि ये सतत है, इन्हें केवल 2 दर्रे काटते हैं जिसको बोलते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। भोर घाट या पाल घाट जो भी है इसके द्वारा ही पार किया जाता है। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे बेटा क्या होते हैं, हिली एरियाज में जहां से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक पहाड़ से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको बोलते हैं दर्रे, ठीक है। बेसिकली क्या है, वहां पर रोड्स भी बनती हैं, जैसे आपने वो सुना होगा रोहतांग पास, वो भी एक दर्रा है, ठीक है। शिमला के बारे में सब जानते हैं, रोहतांग पास किसके, लद्दाख और शिमला के पास है रोहतांग पास। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर भी है, वेस्टर्न घाट में भी क्या है, 2 दर्रे हैं, ये ज्यादा कटता फटता नहीं है, बस इधर से उधर जाने के लिए, बाकी ये कॉन्टिनेंस है, लगातार आप देख भी सकते हो ये लगातार है, इसमें कोई कटाई वटाई नहीं है ज्यादातर, लेकिन इसमें बीच बीच में से रिवर जा रही है, इसमें ऐसा नहीं है। देखो 3 पास बनाए हुए इन्होंने, है ना, और मेन तो 2 ही पास है, और कोई पूरा नहीं कट कर रहा, बीच बीच में से कट कर रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है इसलिए। हाँ जी, नेक्स्ट है कि इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, किसकी, पूर्वी घाट की। यहाँ छोटे छोटे हिल्स हैं, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैं, 600 मीटर तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न घाट है वहां पर 900 मीटर से 1600 मीटर तक की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें ऊंचाई बढ़ती जाती है, यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े वो हैं, हिल्स हैं, ठीक है, इज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ऐसा भी नहीं कि हिमालय के जितने हो गए, इतना भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है, पठारी एरिया है, तो इतना भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है।
पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी है वो कहां पर है? ओडिशा में। ये ओडिशा, यहाँ पर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है? इस पर्टिकुलर पार्ट की सबसे ऊंची वो है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि पीक है, ठीक है। और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर नमी से युक्त दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के टकराने से भारी पर्वतीय वर्षा होती है। इस वाले पार्ट का इन्होंने दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है। इस वाले पार्ट में अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है और उसकी हाइट कितनी है? 2695। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। ये भी आ सकता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो भी आंसर आएगा अनाईमुडी। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो भी आंसर आएगा अनाईमुडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आता है, ये भी आता है। अभी नहीं तो कभी ना कभी आता है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना तो उसमें पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अनाईमुडी है, ठीक है। और ओडिशा की अगर आगे ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी है विच इज इन ओडिशा, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज इसने एक और चीज बोली है कि यहाँ पर क्या है, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे से क्या है, बारिश होती है ना। केरल भी तो इसी का पार्ट है भाई। केरल में आप लोगों ने सुना होगा ना, केरल में मानसून आ गया। सबसे पहले केरल में मानसून आता है। इधर ये है ना उसकी, ये बेटा वैसे हम जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मानसून आने की क्या कंडीशन होती है, कैसे मानसून आता है। इस वाले साइड से आता है ना, केरल में एंटर करता है। केरल में एंटर करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर के भारत की तरफ, ठीक है। और इस वाली साइड से आता है, तो इस वाली साइड से भी क्या करता है, इस तरफ वेस्ट बंगाल से ऊपर को आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन इधर उतना इफेक्ट नहीं करता जितना इधर इफेक्ट करता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ज्यादा मेन है। नेक्स्ट है कि ऊटी जो है कोडाई कनाल जैसे पर्वतीय नगर इसी पार्ट में स्थित है। जो ऊटी है वो कहाँ है, कर्नाटक में। और आप लोगों ने सुना होगा कि साउथ इंडिया में भी क्या है, हिल है। किसकी वजह से? वो इसी की वजह से। तो ऊटी जो है वो कर्नाटक में, और किसका घाट है, किसका पार्ट है, पूर्वी घाट का वो पार्ट है। जबकि अनाईमुडी जो है वो पश्चिमी घाट का पार्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है, दक्षिण भारत की, भारत की नहीं दक्षिण भारत की। तो इसको याद रखेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मरुस्थल। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आई होप आपको वो समझ आया होगा। लेकिन अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। क्योंकि ये छोटा सा है तो मैंने इसी के साथ इसको मिक्स कर दिया है। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही स्लाइड है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाकी आप लोग जानते भी हो कि कौन सा वाला पार्ट जो है वो हमारा डेजर्ट एरिया कवर करता है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, भारतीय मरुस्थल ये अरावली की पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर राजस्थान राज्य में स्थित है। ये है अरावली हिल्स। कलर चेंज कर देते हैं। ये है अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स का वेस्टर्न जो साइड है वहां पर हमारा क्या है, इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार का रेगिस्तान भी बोलते हैं। और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है, भारत का महान मरुस्थल भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टिब्बे बने होते हैं बालू के, ठीक है, ऐसे पहाड़ की तरह बने होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं ना उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो सैंडिमेंट्स जो होते हैं ना रेत के, वो एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं या फिर वो ऐसे पहाड़ वाली शेप बना लेते हैं या फिर ऐसे डब्बे वाली शेप बना लेते हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, बालू के टिब्बे, ठीक है। ये फॉर्मेशन कैसे होता है? हवाओं की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसीलिए तो डेजर्ट एरिया है ये। देखो इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन बताती हूँ मैं। यहाँ पे अरावली हिल्स, ठीक है, एक सेकेंड रुको, पेन चेंज कर लूं मैं। यहाँ पर क्या है, अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल्स है। बारिश आ रही है नीचे की तरफ से, वैसे मैं जलवायु वाले में पढ़ाऊंगी, नीचे की तरफ से बारिश आ रही है। अब देखो क्या होता है बेटा, बारिश जो है वो आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है पहाड़ है। अब पहाड़ों की वजह से क्या हो रहा है कि इस एरिया में तो बारिश तेज हो जा रही है, लेकिन पीछे तक बारिश नहीं पहुंच पा रही, या फिर बहुत कम बारिश पहुंच पाती है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में डेजर्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। डेजर्ट फॉर्म बनने की कंडीशन क्या होती है, हमेशा आप दुनिया के कितने भी डेजर्ट देख लो, वो सब किसके पीछे होंगे, हमेशा एक माउंटेन के पीछे होंगे। उसका रीजन क्या होता है कि माउंटेन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो पाती है, माउंटेन से वो रुक जाती है। इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया में फॉर्मेशन होता है किसका, रेगिस्तान का, यानी कि डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है।
इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है 150 सेंटीमीटर से मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये कैसा है, एक ड्राई प्लेस है, शुष्क यहाँ की जलवायु होती है और बहुत कम वनस्पति होती है। भाई रेगिस्तान जिसका नाम है वहां वनस्पति कैसे हो सकती है ना, बहुत ही कम होता है। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर मौसमी नदियां होती है, पाई जाती है। मौसमी नदियां मतलब जैसे बारिश आ गई तो उसके हिसाब से रिवर्स होती है, बाकी गर्मी में तो सारी सूख जाती हैं। और लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब एक और चीज बताती हूँ, एक और फैक्ट बताती हूँ कि ये जो लूनी नदी है राजस्थान में बहती है और ये जाती है अरब सागर में। मैंने बताया ना ज्यादातर रिवर्स कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, लेकिन लूनी रिवर कहाँ जाती है, अरब सागर में। और ऐसे ही जो हमारी नर्मदा है ना, नर्मदा भी अरब सागर में जाती हैं। तो ये दो और एक और रिवर है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद ताप्ती है। ये 3 रिवर जो हैं वो अरेबियन सी में जाती है। 3rd रिवर मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। लेकिन ये 2 रिवर तो जाती ही जाती हैं। कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है, इसलिए 2 रिवर इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पठार का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मध्य उच्च भूमि जो हमारा मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, और जो दक्कन का पार्ट है वो साउथ इंडिया को कवर करता है ना। इसके अलावा हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ पीक्स के माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोस्टल एरियाज कवर करेंगे, आइलैंड्स कवर करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।